और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपके दोस्त आकाश राठौर। रिसेंटली डैलस मूव हुआ हूं, जैसा आप सभी लोगों को पता है। और पीछे जो घर आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत अच्छी खबर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि वो घर मैंने ख़रीद लिया डैलस में। और कुछ वीडियोज़ में आपने देखा भी उस घर की कुछ ग्लिम्स, और कई लोगों ने बोला भी कि हाँ स्टोर तो बनता है, तो वो ज़रूर मैं बनाऊँगा। पर आज की वीडियो में देखते हैं कि जो घर मैंने रिसेंटली ख़रीदा है उसको ख़रीदने के लिए अमेरिका में क्या प्रोसीजर्स हैं और कैसे वो हमारे यहाँ की प्रोसेस से डिफरेंट है, और क्या क्या स्टेप्स आपको लेना पड़ती हैं एक घर खरीदने से पहले। तो ये वो घर है और इसका टूर भी बहुत जल्दी मैं आपको दूंगा चैनल पे। पर आज के वीडियो में हम जल्दी से बात करते हैं कि कैसे घर खरीदा जाता है अमेरिका में। घर खरीदना एक बहुत बड़ा डिसीजन है फाइनेंशियली। इस पे तो हम सभी एग्री करते हैं कि एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है। तो जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है घर खरीदते हुए यहाँ पे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करें। आपके फाइनेंसेस कैसे हैं और वो आपको क्या अलाउ करते हैं। अगर आप पूरा घर कैश में खरीद सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि फिर तो आप कोई भी घर खरीदें, कुछ भी रखें, जो आपकी इच्छा है वो करें, तो वो तो उस पर तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। बट हाँ, अगर आप सैलरीड हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी या इन जनरल भी रहने के लिए, तो इस वीडियो में हम पूरी बात करते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो खरीदने के पहले किस एरिया में कितना प्राइसिंग है, कौन सा एरिया सेफ़ है, कहाँ पर घर का प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, और हमारा बजट कितना है, ये सब तो हम देखते ही हैं, ये तो इंडिया में भी हम देखते हैं। पर कुछ अलग जो फैक्टर्स होते हैं जो फाइनेंशियली यूएस में मुझे लगता है थोड़े से डिफरेंट हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप प्री अप्रूवल आपको लेना पड़ता है, एंड देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्री अप्रूवल। तो जब आप प्री अप्रूवल लेने जाते हैं तब वो आपको बता देते हैं कि आप कितने तक की मैक्सिमम अमाउंट का घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं कितने का खरीदूँ या कहाँ मेरी लिमिट है। आप प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई करें। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। अपनी सैलरी जो भी है वो डालें वहाँ पे। अगर आप मैरिड हैं तो दोनों लोगों की सैलरी डालें। बेसिकली आपके घर की जो टोटल इनकम है वो आप अगर डालते हैं तो आपको वो बता देते हैं कि आप कितने के लिए प्री अप्रूव्ड हैं। इसमें वो कई सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, जो कि हमारे सिबिल स्कोर होता है, तो वो कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपने कहीं आपके ऊपर और कोई लोन तो नहीं, ये सब चीज़ें देखते हुए, और कहाँ पे आप काम करते हैं, क्या सैलरी है, क्या पोजीशनिंग है, वो सब देखते हुए एक अप्रूवल निकालते हैं जिसको प्री अप्रूवल कहा जाता है। उतनी लिमिट तक का घर आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आप वो करते हैं जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितना आपका मैक्सिमम लिमिट है घर खरीदने के लिए। इसी लेटर का जो अमाउंट होगा वो फाइनल अमाउंट ये डिसाइड करता है कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है। तो इसीलिए वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखना पड़ते हैं, जैसे कहाँ पे कितनी स्कूल रेटिंग है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है यूएस में कि किस एरिया की कितनी स्कूल रेटिंग है। तो हर स्कूल को कुछ ना कुछ रेटिंग मिलती है जो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जिस एरिया में जितनी अच्छी स्कूल रेटिंग होती है उतना वहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो मूव करना चाहती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे लैंड का या घर का प्राइस जो है वो बढ़ता है फ्यूचर में। तो अगर आप यहाँ घर लेना चाहते हैं तो आपको स्कूल की रेटिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई जगह होगी कि आपको उससे बड़ा घर जो आप करंटली खरीदना चाहते हैं उससे ज़्यादा बड़ा घर मिल जाएगा, पर स्कूल रेटिंग ख़राब है, तो वहाँ पे बढ़ने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा मूव करना नहीं चाहते। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हर जगह का, जहाँ भी आप जाएंगे मूव करके, वहाँ पे सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि है। हमें इन जनरल हमें पता ही होता है कि कौन सा एरिया सेफ़ है, क्या नहीं है, कहाँ कम्युनिटी बन रही है, पर जनरली सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ नहीं होता है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्राइम रेट भी देखना पड़ता है। तो क्राइम रेट, स्कूल रेटिंग, एरिया, ये सब आप देखते हुए डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं। तो सेकंड स्टेप होता है कि आप ये फाइनलाइज करें कि किस एरिया में आप घर लेना चाहते हैं। फाइनेंसेस फाइनल हुए, एरिया फाइनल हुआ, अब आप जाएंगे घर देखने के लिए। घर देखने की जो प्रोसेस है उसमें दो तरीके आपके पास हैं। या तो आप खुद से घर देखें, तो ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट्स जहाँ पे आप घर ढूंढ सकते हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर दिखाते हैं उसी एरिया में। आपके जो फ़िल्टर्स हैं, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि 4 कमरे होना चाहिए या 3 कमरे होना चाहिए, सो अकॉर्डिंगली जितने रूम्स आपको रिक्वायर्ड है वो सब आप अगर फ़िल्टर करते हैं तो उन वेबसाइट्स पे आपको घर फाइनल होकर आ जाते हैं कि इतने घर आपके रेंज में हैं। वो फ़िल्टर्स जो हैं वो सारे लग रहे हैं। इसी के साथ साथ सेकेंड जो तरीका है वो ये कि आप किसी एजेंट का यूज़ करें। एजेंट का यूज़ करने वाला जो तरीका है उसमें ये फ़ायदा है कि आपको जो ड्राफ्ट करना होता है घर का प्रपोज़ल, वो और आगे जो पूरी प्रोसेस है घर खरीदने की, जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें आपकी एजेंट पूरी हेल्प करता है। इन दोनों तरीकों का जो आपको लग रहा है कि जो इन जनरल हमें लगता है कि एजेंट लेने पे मेरा नुकसान है क्योंकि एजेंट की फ़ीस भी मुझे देना पड़ेगी, वो यहाँ पे नहीं होता है। एजेंट की फ़ी सेलर देता है। तो जो घर बेच रहा है वो एजेंट की फ़ी देगा,
आपको एजेंट की फ़ीस नहीं देना पड़ती है। तो एक बार आप ये सारे जो फैक्टर्स हैं उनको फाइनल करके फ़िल्टर करके एक एरिया पे टिकते हैं, एक घर आपको पसंद आता है, तो इंडिया जैसा नहीं कि अगर आपको कोई कम्युनिटी या घर या अपार्टमेंट या जो भी है पसंद आ गया तो आप वहाँ पे बात करें और वो आपको मिल जाएगा। यहाँ का सिस्टम ऐसे काम नहीं करता है। यहाँ का सिस्टम इस पर्टिकुलर मामले में बहुत डिफरेंट है। एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मेकिंग एन ऑफ़र। तो आपको जब घर पसंद आता है तो आप उस घर पे ऑफ़र डालते हैं। ऑफ़र डालने का क्या मीनिंग है, क्योंकि एक घर जब सेल पे जाता है तो मल्टीपल लोग उस पर ऑफ़र डालते हैं। इसको बोलते हैं बिडिंग करना। और इस बिडिंग में सेलर का होता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा। इन जनरल सेलर का इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि मल्टीपल लोग जब बिड कर रहे हैं घर के लिए, ऑक्शन जैसा हो गया वो, तो और सेलर जो है वो सबसे हाईएस्ट ऑफ़र को पिक करेगा। तो बायर के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि जैसे मैंने भी जब घर उतरा जब मैं मार्केट में, तो एक घर मुझे पसंद आया, मैंने उस पर से ऑफ़र डाला और वो घर ऑफ़र मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, मेरा ऑफ़र रिजेक्ट हो गया क्योंकि किसी और ने उस पर ज़्यादा बड़ा ऑफ़र डाला। तो वो जो एक सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी हो जाती है ऑफ़र डालने वाली, क्योंकि आप मल्टीपल घरों पे ऑफ़र डाल सकते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर आपको मल्टीपल जगह ऑफ़र अगर डाल रहे हैं तो आपका ऑफ़र एक्सेप्ट होगा क्या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और जो जितना ज़्यादा पैसा देगा उतना ही आप आउट बिड हो जाएंगे। तो मेकिंग एन ऑफ़र इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे, जहाँ पे एजेंट आपकी बहुत हेल्प करता है क्योंकि उनको पता होता है कि किस एरिया में क्या रेट चल रहा है, कितना हाई परसेंटेज आप डालेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर घर का कीमत 4 लाख है या 5 लाख डॉलर है, तो आप अगर बिड करते हैं 5,25,000, तो एजेंट आपकी हेल्प कर सकता है कि नहीं इस एरिया में उतना ज़्यादा नहीं दें या उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो जो एक सर्टेन डेटा है उसमें आपकी एजेंट बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एजेंट लेने वाला राउट जो है वो थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है। तो अब आपने अगर किसी घर पे ऑफ़र डाल दिया और वो आपको पसंद आ गया तो आप काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं स्टेप में अब, कि आपने अप्रूवल भी ले लिए और आप घर पसंद भी है, आपने ऑफ़र भी डाल दिया, 5 लाख डॉलर का ऑफ़र डाला या 6 लाख डॉलर का ऑफ़र आपने डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब अगर वो ऑफ़र एक्सेप्ट होता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है घर का इंस्पेक्शन करवाना। तो अब आप इंस्पेक्शन करवाएंगे घर का, क्योंकि जिस कंडीशन में आप घर को देख के गए हैं हो सकता है इंटरनल कंडीशन घर की वैसी नहीं हो। न्यू कंस्ट्रक्शन जो घर होते हैं उनमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, पर ओल्ड कंस्ट्रक्शन घरों में ये प्रॉब्लम बहुत होता है कि कभी रूफ़ ख़राब है, पानी का सिस्टम ख़राब है, कारपेट ख़राब है, या बहुत सारी चीज़ें होती है इंटरनली जो ख़राब हो सकती हैं। उन चीज़ों में आपकी हेल्प करता है इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन का कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द एरिया रफली $1,000 के आसपास होता है, जो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो 80,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा इंस्पेक्शन का, जब आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद। तो इंस्पेक्शन भी हो गया, घर आपको पसंद भी आ गया, इतना सारा। अब इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व था, जैसा कि आपने जब ऑफ़र किया तब भी आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस में मैंने जैसा बोला एजेंट आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो मैंने DFW रियल्टी एक कंपनी है यहाँ पे जो डैलस फोर्ट वर्थ एरिया है जहाँ पे मैं हूँ, उस एरिया में। तो DFW रियल्टी के जो एजेंट्स हैं उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इस पूरी प्रोसेस में, काफ़ी स्मूथ कर दिया। क्योंकि इसके बाद जो असली काम शुरू होता है डॉक्यूमेंटेशन का, वो यहाँ से होता है कि आपको क्लोजिंग कॉस्ट करना है, आपको क्या डाउन पेमेंट करना है वो डिसाइड करना है, इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा, आपको जो लोन है वो सिक्योर करना है इसके बाद फाइनल। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे प्री अप्रूवल तो सिर्फ एक लेटर है, अब आपको फाइनल करना है कि कौन से मॉर्गेज कंपनी के से आप जो है वो लोन लेंगे। तो इसको ऐसा समझते हैं कि अगर प्री अप्रूवल कंपनी ने बोला कि हाँ ये व्यक्ति $6 लाख या $5 लाख के लिए एलिजिबल है, तो अब आप किससे वो लोन लेंगे उसमें भी आपको रियल्टी वाले जो हैं वो हेल्प करते हैं। वो जो प्रोसेस है वो आप खुद से भी कर सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा नेगोशिएशन होता है, क्योंकि आप मल्टीपल जगह जाके बोल सकते हैं कि मुझे लोन दे दीजिए, और वो आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं और एक अच्छे इंटरेस्ट रेट का लोन वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। और लोन और इंटरेस्ट रेट ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट आएगी घर की उसमें। तो घर अगर आप $5 लाख का ले रहे हैं तो 30 साल का लोन लेना है या 15 साल का लोन लेना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, या उससे कम साल का लोन भी मिलता है जिसको आम बोलते हैं। लोन जो है वो अपने आप में एक काफ़ी इन डेप्थ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आपको ध्यान देना होते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं अलग से वीडियो ज़रूर बना सकता हूँ। बट हाँ, अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट और ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करते हैं कि आपको कितना लोन का जो पेमेंट है हर महीने वो आएगा। तो जब आप फाइनली मॉर्गेज कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी चूज़ करते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर नेगोशिएशन करके सही लगता है कि हाँ इतना मंथली पेमेंट मेरा सही है, इंटरेस्ट रेट भी सही है और इतना ड्यूरेशन का लोन भी सही है, ये सारे डिसीजन जब आप लेते हैं तो उसके बाद आप सेटअप करते हैं एक एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट एक अकाउंट होता है जहाँ पे आप अपना मंथली पेमेंट करते हैं, जिससे मॉर्गेज कंपनी को पेमेंट भी चले जाता है, और इसी में आप सेव करते हैं अपना जो टैक्स आप भरते हैं। हर स्टेट में US में आपको टैक्स भरना होता है प्रॉपर्टी पे, जो कि ऑलमोस्ट डिपेंडिंग कि आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है और किस स्टेट में आप हैं, बट ऑन एन एवरेज वो 3,000 से लेके 10,000 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा है तो
तो उस रेंज में होता है, वो साल में आपको एक बार भरना होता है। तो आपके एस्क्रो अकाउंट में आप मंथली वो भी जमा करते हैं ताकि आपको एक साथ साल के एंड में वो पैसा न निकालना पड़े अपनी पॉकेट से। तो ये सब चीज़ें आप एस्क्रो अकाउंट में डालते हैं कि अपना मंथली पेमेंट और एक्स्ट्रा जो खर्चा आप डालना चाहते हैं एस्क्रो अकाउंट में वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे कई लोगों के यहाँ पे HOA एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी बोला है, होम ओनर एसोसिएशन फ़ी। वो फ़ीस भी कई लोग अपने एक सेपरेट अकाउंट में रखते हैं ताकि साल में या हर क्वार्टर में जब भी देना होगी तो उन पे एक साथ बर्डन नहीं आए। तो वो सब करने के लिए आप एक अकाउंट सेट करते हैं जिसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट। और एस्क्रो अकाउंट जो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी टर्म यहाँ पे यूज़ होती है, क्लोजिंग कॉस्ट। तो क्लोजिंग कॉस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ती है। क्लोजिंग कॉस्ट जब आप पे करते हैं उस दिन वो घर आपका हो जाता है। और क्लोजिंग कॉस्ट एक बहुत ही एलेबोरेटेड कॉस्ट है जो जिस सिटी में आप हैं उसको टैक्स जो देना है वो इनिशियल टैक्स आप भरते हैं, इंस्पेक्शन का, लैंड का, पानी जो आप लेंगे उसका, और घर का जो नाप करना है कि हाँ जो प्रॉपर्टी आपने ली है उसका जो प्रॉपर मेजरमेंट है वो होगा, उसकी फ़ीस। और इसमें ऐसी कई सारी फ़ीस जो है वो इन्वॉल्व होती हैं क्लोजिंग कॉस्ट में। जो सेलर है उसको जो लोन है, क्योंकि हो सकता है जिसने आपको घर बेचा उसके ऊपर भी लोन हो, तो वो जो लोन ट्रांसफ़र होगा उसकी फ़ीस भी आपको पे करना पड़ती है। तो ओवरऑल काफ़ी सारी कॉस्ट को मिला के आप एक कॉस्ट भरते हैं जिसको बोलते हैं क्लोजिंग कॉस्ट। और इसी क्लोजिंग कॉस्ट में इन्वॉल्व होता है आपका फर्स्ट 1 या 2 महीने का पेमेंट। जनरली 1 महीने का पेमेंट होता है। तो आप जब क्लोज़ कर देते हैं घर को तो आपको 1 या 2 महीने तक पेमेंट नहीं करना पड़ता फर्स्ट के, क्योंकि वो आपकी क्लोजिंग कॉस्ट में आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है अमेरिका के अंदर कि डाउन पेमेंट का जो मिथ है, जो मुझे भी लगता था कि आपको 10% या 20% डाउन पेमेंट करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में अलग है कि कितना डाउन आपको करना पड़ेगा। कई बार 30% बोलते हैं, 40%, 20%। यहाँ पे आप एज़ लो एज़ 3% भी डाउन कर सकते हैं और फिर भी आपको घर मिल सकता है। 3% फॉर एग्जांपल आपने $6 लाख का घर आपको पसंद आया, तो $6 लाख या 600,000 जिसको बोलते हैं यहाँ पे, $600,000 का घर अगर आपको पसंद आता है तो आपको 2% या 3%, 18,000 पे भी आपको जो मॉर्टगेज है वो मिल जाएगा अगर आप उतना कम भी डाउन करते हैं। इन जनरल लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउन करना चाहते हैं, बिकॉज़ अगर आप 20% से कम डाउन करते हैं तो आपको मॉर्टगेज इंश्योरेंस पे करना पड़ता है। मॉर्टगेज इंश्योरेंस का मीनिंग होता है जो पैसा आपको मॉर्टगेज कंपनी ने दिया है उसका भी इंश्योरेंस। तो वो अराउंड $100 to $200 अ मंथ होता है, जो कि आपको तब तक पे करना है जब तक आप 20% ऑफ द लोन नहीं चुका देते। तो सिर्फ वो एक फैक्टर प्ले में होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो प्री अप्रूवल मनी है उससे कम का घर है तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि 10% या 20% डाउन करना पड़ेगा। ये सारी जो स्टेप्स हमने देखी, फाइनेंसेस से लेके एरिया, स्कूल रेटिंग, सेफ्टी, और कितना आपको प्री अप्रूवल है, लोन, इंटरेस्ट रेट, एजेंट, नॉन एजेंट, घर फाइनलाइजिंग, इस सभी जो चीज़ें ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें, क्लोजिंग कॉस्ट, अर्नेस्ट मनी, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो इन सभी पे इंडिविजुअल वीडियो बनाया जा सकता है क्योंकि उतनी यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक कर्सरीली ओवरव्यू जो है वो देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल स्टेप्स आपको समझाई ऊपर से। पर आई होप कि आपको ओवरऑल जो प्रोसेस है वो समझ में आई होगी, क्या क्या स्टेप्स करना पड़ती हैं अमेरिका में घर लेने के लिए और कैसे ये डिफरेंट है हमारे यहाँ से। घर का टूर ड्यू है वो मुझे पता है, और इन सभी टॉपिक में से अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कुछ पूछना है या जानना है या वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस पर ज़रूर आपको इन्फॉर्म्ड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जो आपको पसंद है या जिस पर आप सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।